नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोपिक्रिन के बारे में, जो कि काफ़ी डेंजरस केमिकल वेपन है। अभी हाल ही में ये खबरों में है क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रशिया को एक्यूज़ किया है, रशिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि यूक्रेन में उन्होंने इस केमिकल एजेंट क्लोरोपिक्रिन का यूज़ किया, जो कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की वायलेशन है। तो इस वीडियो में हम देखें कि क्लोरोपिक्रिन होता क्या है, इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और ये बनता कैसे है, और सबसे पहले इसको कब यूज़ किया गया था। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लोरोपिक्रिन बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है। इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लोरोपिक्रिन है उसको और किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है? क्लोरोपिक्रिन को जाना जाता है। इसको वॉरफेयर एजेंट और पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड मतलब ऐसा केमिकल जो कि पेस्ट को, कई बार कीड़े लग जाते हैं ना फसल को, उसको मारने के लिए, उन कीड़ों को मारने के लिए जिस केमिकल का यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो इसे ऐसा पेस्टिसाइड भी यूज़ किया जाता है और वॉरफेयर एजेंट यानी कि युद्ध में भी इसको एज अ वॉरफेयर एजेंट यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें तो या तो ये कलरलेस होगा या फिर ये येलो ऑयली लिक्विड जैसा दिखता है। इसको ब्रॉडली ऐसा फंगीसाइड यानी कि फंगस को मारने के लिए, कई बार अगर मान लीजिए कि आपके खेतों में फंगस लग गई तो फंगस मारने के लिए हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, निमेटिसाइड। निमेटिसाइड क्या होते हैं? जो नीमेटोड्स लग जाते हैं, तो नीमेटोड्स को मारने के लिए निमेटिसाइड, या फिर एंटी माइक्रोबिया की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूज़ हैं। एज अ फंगीसाइड यूज़ किया जाता है, एज अ हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, निमेटिसाइड या एंटी माइक्रोबिया। ये काफ़ी इरिटेंट है। देखो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी इरिटेंट है। ये टीयर गैस की तरह है। टीयर गैस का क्या फार्मूला होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। तो ये इरिटेंट होता है और इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो टीयर गैस की तरह होता है। जैसे टीयर गैस के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैसे ही क्लोरोपिक्रिन के भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये काफ़ी इंटेंसली इरिटेटिंग ऑडर, बहुत ही घटिया सा गंदा सा ऑडर यानी स्मेल होती है, और इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है इनहेलेशन करके, माने सांस से। फिर इंजेक्शन, आपने इसको खा लिया या किसी फूड पार्टिकल में ये था तो आपने फूड पार्टिकल खा लिया, तो इंजेक्शन के माध्यम से अंदर जा सकता है, इनहेलेशन के माध्यम से जा सकता है, या फिर स्किन के माध्यम से जा सकता है। मान लीजिए कि आपकी स्किन में कहीं पे कट लग गया और आप ऐसे किसी सब्सटेंस या जगह के कांटेक्ट में आ गए जहाँ पे ये क्लोरोपिक्रिन था, तो वहाँ से ये आपकी स्किन के अंदर भी जा सकता है। तो इसको कैसे कैसे ऑब्जॉर्ब किया जा सकता है? इनहेलेशन से, या इंजेक्शन, या फिर स्किन। मतलब ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर भी जा सकता है। काफ़ी इरिटेटिंग ऑडर होता है इसका। सबसे पहले इसको एज अ पॉइजनस गैस यूज़ किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, दोनों अलाइड के द्वारा भी और सेंट्रल पावर्स के द्वारा भी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अभी तक मैंने अपने चैनल पे कवर नहीं किया है, लेकिन कुछ समय में हम इसको कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली जो हमारा पूरा दुनिया है, मुख्यतः जो यूरोपियन देश हैं, वो 2 धड़ों में डिवाइड हुए थे। एक थे सेंट्रल पावर्स और एक थे अलाइड। तो सेंट्रल पावर्स के द्वारा भी और अलाइड के द्वारा भी क्लोरोपिक्रिन को एज अ पॉइजनस गैस यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे पहले इसका यूज़ हुआ था। अब अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि ये बनता कैसे है, तो देखिए इसको केमिकल रिएक्शन के माध्यम से मैन्युफैक्चर किया जाता है। केमिकल रिएक्शन किस किस के बीच में होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसकी डिल्यूट फॉर्म में हम उसे ब्लीच भी कहते हैं, और नाइट्रोमीथेन। ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, काफ़ी कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस नाइट्रोमीथेन, इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से बनता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जिसको हम क्लोरोपिक्रिन भी बोलते हैं। या फिर क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड के केमिकल रिएक्शन से भी क्या बनता है? क्लोरोपिक्रिन, दैट इज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे जब क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो क्लोरोपिक्रिन के साथ साथ यहाँ पे वाटर भी रिलीज़ होता है। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ पे इसके क्या इम्पैक्ट हैं। अगर हमने इसको बैन किया है तो इसका ऑब्वियसली हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, तभी हमने इसको बैन किया है। और बैन होने के बाद भी यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर ये यूज़ कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे असल में अगर रशिया ने यूज़ किया है कि नहीं किया है वो तो जांच का विषय है, जांच कर ही पता चलेगा। लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अगर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तो ये कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा।
खैर हम यहाँ पे डिप्लोमेसी को या वर्ल्ड अफेयर्स को कवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि क्लोरोपिक्रिन क्या है। तो अब यहाँ पे हमने बाकी चीज़ें तो कवर करी, अब देखते हैं कि हेल्थ में इसके क्या इम्पैक्ट हैं। सबसे पहले जो क्लोरोपिक्रिन है, ऐसा डॉक्यूमेंट किया गया है कि ये काफ़ी इरिटेटिंग होता है, बड़ा ज़्यादा इरिटेशन होती है इससे, और इससे ह्यूमंस में टीयर इंड्यूसिंग इफेक्ट होता है, यानी कि जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो टीयर्स आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। ऐसा माना गया है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये कार्सिनोजेनिक भी है। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कार्सिनोजेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। कैंसर एक बहुत ही बुरी बीमारी है, सब जानते हैं, जिसमें जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लगते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होती है सेल्स की, उसको हम कैंसर बोलेंगे। तो जो कैंसर कॉजिंग पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो ये जो क्लोरोपिक्रिन है, इससे क्या क्या होता है? सबसे पहले तो टीयर्स आते हैं जब इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, फिर ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, यानी इससे कैंसर भी हो सकता है और इससे वॉमिटिंग भी हो सकती है, ये वॉमिटिंग को भी इंड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में क्या बताया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं रशिया के ऊपर कि रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है, क्लोरोपिक्रिन को यूज़ कर रहा है। अब ये जो क्लोरोपिक्रिन है, इसको केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के तहत बैन किया गया है कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज़ किया जा रहा है। तो किस कन्वेंशन के अंदर इसको बैन किया गया है? केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो देखते हैं कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, जहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में ये ट्रीटी हुई है, जहाँ पे इन्होंने केमिकल वेपन्स को बैन किया है और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर जितने भी केमिकल वेपन्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन की बात करती है ये केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ये 29 अप्रैल 1997 में फोर्स में आई थी। अब देखिए, इस कन्वेंशन के तहत जितने भी स्टेट पार्टीज़ हैं, माने कि जितने भी कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को, इस कन्वेंशन को साइन किया है, उन्हें OPCW के सामने राइटिंग में, लिखित में बताना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि उनके पास कितना केमिकल वेपन का स्टॉक पाइल है, माने उनके पास कितना केमिकल वेपन है। केमिकल वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में उन्हें बताना पड़ता है, और जो रिलेवेंट केमिकल इंडस्ट्री फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी बताना पड़ता है, और जो बाकी वेपन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी भी OPCW के सामने लिखित देने पड़ती है। एक बार फिर देखो, इस कन्वेंशन के तहत क्या करना पड़ता है। OPCW है क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसको 29 अप्रैल 1997 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड्स के द हैग में है। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हैग में है। कुछ इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो ये है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इस ऑर्गेनाइजेशन को लिखित देना पड़ता है कि हमारे पास कितने केमिकल स्टॉक पाइल्स हैं, कितने केमिकल वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, रिलेवेंट केमिकल इंडस्ट्री फैसिलिटीज़ हैं, और बाकी भी वेपन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी OPCW को बतानी पड़ती है इस कन्वेंशन के तहत। ये कन्वेंशन ओपन है सारे के सारे देशों के लिए। करंटली 193 स्टेट पार्टीज़ हैं, यानी कि इतने ज़्यादा देश हैं जिन्होंने अभी तक इसे साइन किया है, और हमारा भारत भी इस केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, इसका पार्टी है। तो ये सीधा सवाल पूछा सकता है कि बताइए, क्या भारत केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की सिग्नेटरी है या पार्टी है? तो बिल्कुल है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स इकोनॉमी जीके राफी साइंस क्लोज की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।